वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 1 भाषा व्याकरण और लिपि। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम भाषा के बारे में देखेंगे कि भाषा क्या होती है, कैसे होती है, और व्याकरण और लिपि के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाषा शब्द जो है वो भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। जिसका अर्थ होता है बच्चों बोलना। अतः मनुष्य अपनी बात कहने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। अतः जो मनुष्य है वो अपनी बात को, अपने भाव विचारों को बोलने के लिए, कहने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है, जिस तरह की आवाज़ें निकालता है, बोलता है, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। भाषा जो है वो मनुष्य के मुख से उच्चारित होती है। जब मनुष्य अपना मुंह खोलता है बोलने के लिए कुछ भी, तब ही भाषा निकलती है। मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसमें एक निश्चित नियम, क्रम तथा व्यवस्था होती है। मुख से जो शब्द, जो भाषाएं निकलती हैं, उसमें एक क्या होता है? निश्चित नियम होता है, क्रम होता है तथा व्यवस्था होती है कि हम कैसे बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, किस विचारों से बात कर रहे हैं। आपका उसमें पूरी सभ्यता झलकती है। इन सार्थक ध्वनियों से ही शब्दों का निर्माण होता है। इन सार्थक ध्वनियों से ही जो है बच्चों वो शब्दों का निर्माण होता है, जैसे बालक, कलम आदि। तो ये हमारा हो गया भाषा। अब है भाषा केवल सार्थक शब्दों को ही स्वीकार करती है, निरर्थक शब्दों को नहीं। जो भाषा है बच्चों वो केवल सार्थक शब्दों को ही स्वीकार करती है, निरर्थक शब्दों को स्वीकार नहीं करती। सार्थक मीन्स जो अच्छे शब्द होते हैं, जो सही शब्द होते हैं, जिनका मतलब सही होता है, उन्हीं शब्दों को स्वीकार करती है। भाषा विचारों की वाहिका होती है। भाषा जो है वो बच्चों विचारों की, जो हमारे मन के अंदर विचार चल रहे हैं उनकी वाहिका होती है। मतलब जो हम बोलते हैं, हमारे जो विचार अंदर मन में चल रहे होते हैं वो हम भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करते हैं। हमारे मन के अंदर जो भी विचार भाव आ रहे हैं उनका आदान प्रदान, मतलब आदान प्रदान माने अपने विचारों को देना और दूसरे के विचारों को ग्रहण करना, कि दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, उस माध्यम से ही करते हैं। अतः भाषा विचार विनिमय का सबसे उपयोगी साधन है। अतः जो भाषा है वो बच्चों विचार विनिमय का, मतलब विचार विनिमय, अपने विचारों को, विनिमय माने देना लेना, प्रकट करने का सबसे अच्छा उपयोगी साधन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है, उसे समाज के अनुरूप चलना होता है। समाज में रहकर सामाजिक संबंधों को व्यवहारिक रूप देने के लिए आपसी बातचीत आवश्यक है। समाज में रहकर क्या है बच्चों? सामाजिक संबंधों को, समाज में रहकर जो सामाजिक संबंध हैं, जो हमारे समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे जो संबंध है उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए, एक अपना व्यवहार प्रकट करने के लिए आपसी बातचीत जो है बच्चों वो आवश्यक है, कि हम आस पड़ोस में अपना व्यवहार कैसा रखते हैं। बातचीत के माध्यम से ही हम अपने मन के समाये भाव, स्नेह, प्रेम आदि को व्यक्त करते हैं। बातचीत के माध्यम से ही हम अपने मन में समाये भाव को, जो प्रेम और स्नेह आदि का भाव होता है उसको कहते हैं समाये भाव, उसको व्यक्त करते हैं। बातचीत के माध्यम से ही हम अपना अंदर के खुशी को, अपने प्यार को व्यक्त करते हैं, प्रेम को, स्नेह को। बातों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। जो बातों की अभिव्यक्ति का माध्यम है बच्चों वो क्या है? भाषा है। भाषा है के ही द्वारा हम अपनी बातों की अभिव्यक्ति करते हैं। हम अपने भाव बोलकर या लिख कर प्रकट करते हैं। हम अपने भावों को बच्चों क्या है? बोलकर और लिखकर दो तरह से प्रकट कर सकते हैं। प्राचीन काल में जब अभिव्यक्ति का साधन भाषा नहीं थी, उस समय विचारों की अभिव्यक्ति मनुष्य संकेतों के माध्यम से करता था। प्राचीन काल में जब इन मनुष्य को बोलना नहीं आता था, कुछ पढ़ना, कुछ सुनना, कुछ नहीं आता था, तो उस
उस काल में जो अभिव्यक्ति का साधन भाषा नहीं थी। जो अभिव्यक्ति का साधन मतलब कि उस समय जो विचारों के आदान प्रदान की जो भाषा थी वो भाषा नहीं थी। उस समय विचारों की जो अभिव्यक्ति थी, विचारों का आदान प्रदान हम कैसे करते थे? मनुष्य संकेतों के माध्यम से करता था, मनुष्य इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से करता था और अपने विचारों तथा भावों को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाता था और अपने विचार और भावों को जो है उसके मन के भीतर क्या विचार आ रहे हैं, किस तरह के भाव आ रहे हैं, वो दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता था। कैसे पहुंचाता था? संकेतों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को पढ़कर, लिखकर और बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। भाषा वह साधन है, बच्चों भाषा की परिभाषा है ये कि वो साधन है कि जिसके द्वारा, भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को पढ़कर, लिखकर और बोलकर, पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। उसके विचारों को इन्हीं रूपों में भली भांति समझ सकते हैं, प्रकट करते हैं और उसके विचारों को इन्हीं रूपों में, और उसके विचारों को जो क्या है, इन्हीं रूपों में भली भांति समझ सकते हैं। जब तक बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। अब है आगे बच्चों भाषा का स्वरूप। तो भाषा के स्वरूप, सामान्य रूप से भाषा के 3 स्वरूप माने जाते हैं। जो भाषा का स्वरूप है वो 3 स्वरूप हैं। एक है बोली, दूसरा है उपभाषा और तीसरा है भाषा। तो बच्चों सबसे पहले हम बोली के बारे में पढ़ेंगे। भाषा का क्षेत्र विशेष में सामान्य बोलचाल में आने वाला स्वरूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्र विशेष में जो है सामान्य बोलचाल में आने वाला स्वरूप जो है वो बोली कहलाता है। प्रायः एक भाषा की कितनी ही बोलियां होती हैं। प्रायः एक भाषा की, जैसे हमने बोला आपसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की कई तरह की बोलियां होती हैं। इसलिए इसको किसी भाषा की इकाई कह सकते हैं। इसलिए इसको क्या है, किसी भाषा की बोली को हम जो है इकाई कह सकते हैं। एक बोली अपनी निकटतम बोली से भी भिन्न सुनाई पड़ती है। एक बोली जो है वो अपनी निकटतम बोली से भी अलग अलग सुनाई पड़ती है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा की ब्रज और खड़ी बोली, दोनों बोलियां पास पास बोली जाती है, परंतु दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। जैसे ब्रज भाषा है, हिंदी भाषा में बच्चों आती है एक ब्रज भाषा और एक खड़ी भाषा। तो दोनों ही जो भाषा हैं, जो दोनों ही बोलियां हैं वो पास पास बोली जाती हैं। आपको मालूम है ब्रज भाषा और खड़ी भाषा दोनों ही वहाँ मथुरा वृंदावन में बोली जाती हैं। तो ये दोनों ही बोलियां क्या है, पास पास बोली जाती है, किंतु दोनों में जो है वो अंतर बहुत अधिक है। जैसे कि हिंदी के देखिए, हे भाई तू कहाँ गया था, वाक्य को ब्रज भाषा में इस प्रकार बोला जाएगा, अरे भैया तू कहाँ गयो। मतलब ये हो गया हमारा ब्रज भाषा है। साधारण है, हे भाई तू कहाँ गया। अब इस वाक्य को हमने ब्रज भाषा में बोला तो अरे भैया तू कहाँ गयो। और इसी वाक्य को अगर हम खड़ी बोली में इस प्रकार बोला जाएगा, ये भैये ते कागा, मतलब ये भैये ते कागा, मतलब ये भैया तू कहाँ गया। पूर्वोक्त वाक्यों के अनुसार बोलियों में अंतर हो जाता है। पूर्वोक्त वाक्यों के अनुसार देखिए, जैसे हिंदी भाषा में खड़ी और ब्रज हो गई, तो इस तरह से बोलियों में भी अंतर आ जाता है। कवि की 18 बोलियां बताई गई हैं। हिंदी की क्या है बच्चों, 18 बोलियां बताई गई हैं। जैसे हरियाणवी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि प्रमुख हैं। ये भाषाएं जो हैं वो हिंदी में ही आती हैं, लेकिन उसमें अंदर अलग अलग, हरियाणवी अलग होती है खड़ी बोली, ब्रज अलग, बुंदेली अलग, कन्नौजी अलग होती है, अवधी बघेली अलग, छत्तीसगढ़ी आदि जो हैं ये प्रमुख हैं। इन सभी बोलियों का अपना अपना क्षेत्र है। इन सभी बोलियों का अपना अपना क्षेत्र है। अपने अपने क्षेत्रों में ये अलग अलग बोलियां जो है वो बोली जाती हैं और ये क्षेत्राधार पर बोली जाती हैं। और ये जो बोलियां हैं वो क्षेत्रों के आधार पर ही बोली जाती हैं। अब है बच्चों उपभाषा।
उपभाषा में है एक बड़े क्षेत्र या प्रदेश में, एक कोई भी बड़ा क्षेत्र या प्रदेश में बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली साहित्यिक रचना का माध्यम होने वाली बोली के स्वरूप को उपभाषा कहते हैं। एक भाषा का जो क्षेत्र है या प्रदेश में बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली, या कि एक प्रदेश के में बोलचाल में जो भाषा प्रयुक्त होती है, जो भाषा इस्तेमाल होती है, साहित्यिक रचना का माध्यम होने वाली बोली के प्रयुक्त होने वाली साहित्यिक रचना का माध्यम होने वाली बोली के स्वरूप को, साहित्यिक रचना का माध्यम मतलब कि साहित्य में जो भाषा बोली जाती है, हिंदी साहित्य में, उस भाषा में बोली के स्वरूप को उपभाषा कहा जाता है। एक उपभाषा क्षेत्र में एक या अधिक बोलियां हो सकती, एक उपभाषा क्षेत्र में एक या अधिक बोलियां हो सकती हैं, पर उपभाषा का उन क्षेत्रों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। पर जो उपभाषा है उनका उपभाषा का उन क्षेत्रों में समान रूप से ही प्रयोग किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट है बच्चों भाषा। उपभाषा की अपेक्षा भाषा एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो है वो बोली जाती है। भाषा का एक बहुत विशाल रूप है, इसको एक बहुत बड़े क्षेत्र में हम बोल सकते हैं। इसमें साहित्य की रचना होती है, इसमें भी हिंदी साहित्य की रचना होती है। यह व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध और विकसित होती है। यह व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध और विकसित होती है। जो भाषा है वो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होती है और विकसित होती है। हमारा भारत देश बहुभाषा भाषी देश है। हमारा जो भारत देश है वो बहुभाषा और भाषी देश है। यहाँ अनेक भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। भारत देश में हमारे अनेकों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, डोगरी, उर्दू, सिंधी, बंगला, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, अंग्रेजी और संस्कृत आदि। हमारे देश में 18 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्य किया गया है। जो हमारा देश है उसमें 18 भाषाओं को है राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में माना गया है। और भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया। भारतीय संविधान जो है हमारा उसमें हिंदी भाषा को बच्चों हमारी मातृभाषा और राजभाषा स्वीकार किया गया है। हिंदी भाषा को बोलने वालों की संख्या जो है वो हिंदी भाषा को बोलने वालों की जो संख्या है वो हमारे देश में अधिक होने के कारण इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा भी प्रदान किया गया है। राजभाषा हो गई और हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। अब है बच्चों आगे है भाषा के प्रकार। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। जो भाषा के प्रकार हैं वो 2 हैं। बोलकर तो हो गई मौखिक भाषा, और बच्चों भाषा के प्रकार, भाषा के 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार है। मुख्यतः बोलकर हो गई मौखिक भाषा और लिखकर हो गई बच्चों लिखित भाषा। तो भाषा का वह रूप जिसे मनुष्य परस्पर बोलकर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो भाषा का वह रूप, कौन सा रूप, जिसमें मनुष्य क्या है अपनी विचारों को, अपने भावों को परस्पर बोलकर प्रदान करता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और जिसे लिखकर और जिसको लिखकर अपने विचारों तथा मन के भावों को प्रकट करता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ये हो गया बच्चों मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब है बच्चों आगे लिपि। तो लिपि क्या है? भाषा की मौखिक ध्वनियों को रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। भाषा की मौखिक ध्वनियों को, जो हम बोलते हैं, बोलचाल की भाषा है, उसको ध्वनियों को रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं। व्याकरण में इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। व्याकरण में ये जो चिन्ह हैं, इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को, जो हम बोलचाल की भाषा है, उसको हम लिखकर
ध्वनि को लिख कर प्रकट करने के लिए मौखिक ध्वनियों को जो हम बोलते हैं उन शब्दों को अगर हम लिख कर प्रकट ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को है जो बच्चों हम लिपि कहते हैं। हिंदी हमारी जो है राष्ट्रभाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इस भाषा की लिपि जो है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है। यह लिपि का अर्थ हैगा अक्षरात्मक लिपि। इसमें 47 चिन्ह है, 47 चिन्ह हैं। चिन्ह माने होता है जो है इस अलग अलग निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन, 11 स्वर 33 व्यंजन और 3 अयोगवाह हैं। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इस लिपि का जो विकास है, कौन सी लिपि का? देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। इस लिपि में जो है वो विशेषता इसकी ये है देवनागरी लिपि की कि इसमें हम जैसा लिख देते हैं वैसा ही पढ़ा जाता है और यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ये जो भाषा है देवनागरी लिपि है, इसको हम बाईं ओर से दाहिनी ओर की तरफ लिखते हैं। अन्य भाषाओं की लिपियाँ अब आगे दिया है बच्चों। अन्य भाषाओं की लिपियाँ तो देखिए यहाँ भाषा दी है और लिपि दी गई हैं। तो देखिए हम आगे पढ़ते हैं भाषा और लिपि। उर्दू, फारसी। भाषा और लिपि में हमने पढ़ा अंग्रेजी। तो पहला है बच्चों अंग्रेजी। अंग्रेजी की जो लिपि है वो है रोमन लिपि। अंग्रेजी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? रोमन लिपि है। दूसरी भाषा है उर्दू और फारसी। तो इसकी भाषा है बच्चों फारसी भाषा। तीसरी भाषा है पंजाबी। तो पंजाबी को गुरुमुखी लिपि, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी लिपि। और चौथा है अरबी भाषा। तो अरबी लिपि, अरबी भाषा की जो लिपि है बच्चों वो अरबी लिपि। अब दिया है बच्चों आगे व्याकरण। व्याकरण शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। वी धन आ और धन करण। तो ये 3 शब्दों से मिलकर व्याकरण शब्द बना है जिसका अर्थ है बच्चों भली भांति समझना। व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना। भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य शब्दों से बनते हैं। भाषा जो है वो वाक्यों से बनती है और वाक्य जो है वो शब्दों से बनते हैं और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना आ जाए उसको हम व्याकरण कहते हैं। वो शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध रूप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और शुद्ध रूप में लिख सकते हैं उसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के विभाग के बारे में पढ़ेंगे आगे हम। व्याकरण के निम्नलिखित 4 विभाग होते हैं। इनको 4 विभागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा है पद या रूप विचार और चौथा वाक्य विचार। ये 4 व्याकरण के जो विभाग होते हैं उनको 4 विभागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपका चैप्टर बच्चों यहीं कंप्लीट होता है तो आप इसको अच्छे से रीड करिए। कोई नहीं कुछ समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं।